जो अभी चैप्टर चल रहा है सीआरपीसी का वो है 33 प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 436 से लेकर 450 तक है ये चैप्टर, जिसमें कि 436 437 हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे 438। 438 क्या बोल रहा है? डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन अप्रहेंडिंग अरेस्ट। इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी आदमी को बेल दिया जाएगा जिस आदमी को ये डर है कि वो अरेस्ट होने वाला है। ठीक, इसको ही हम एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। यानी एंटीसिपेटरी बेल को सिंपल भाषा में समझिए, जेल जाने से पहले जो बेल मिलता है उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ऐसा आपका जो स्क्रीन है ये ऐसा क्यों है? इसीलिए है क्योंकि नेट पर पूरा बात नहीं दिया गया है, यानी पूरा बेल एक्ट का लैंग्वेज नेट पर नहीं अवेलेबल है। तो जो भी मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया था वहाँ पर अगर आप भी उस पीडीएफ से पढ़ते हैं तो आप 438 आधा ही पढ़ रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप जाके बेल एक्ट से पढ़िए, या तो क्यों अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो आप आधा पढ़ रहे हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 438 क्या बोलता है। ठीक है, डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन अप्रहेंडिंग अरेस्ट। फर्स्ट, वेयर एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एजुकेशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, ही मे apply to the High Court or the Court of Session for the direction under this section that in the event of such arrest he shall be released on bail, and the court may after taking into consideration inter alia the following factor। नेमली इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि वो नॉन बेलेबल जो आरोप है वो उस पर नॉन बेलेबल है, यानी कि उस पर अगर कोई आरोप लगाया गया जो कि नॉन बेलेबल है और उसको यह डर है कि पुलिस बिना वारंट के ही उसको गिरफ्तार कर लेगा, तो वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, याद रखिएगा हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, अदर कोर्ट में नहीं। ठीक है, तो वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकता है, उसको बेल पर छोड़ा जा सकता है, यानी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसको छोड़ने से पहले कोर्ट कुछ बातों का ध्यान रखेगी। पहला बात, द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एजुकेशन। इसमें कहा जा रहा है कि किस नेचर का आरोप है, आरोप का नेचर क्या है, ग्रेविटी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानिए कि किसी पर मर्डर लग गया, सॉरी 307 लगा, अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है, तो 307 नेचर तो बहुत खराब है इसका, लेकिन मेडिकल आया तो मेडिकल में उसको छोटा सा खरोच लगा हुआ है, तो ग्रेविटी उसका मतलब लेस हो गया। तो इस दोनों को देखते हुए वो उसको बेल दे देगा या नहीं देगा वो तो कोर्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन जनरली दे देगा ग्रेविटी नहीं है तो। यानी अगर झूठा आरोप है, अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो एजुकेशन है ये नेचर तो ठीक है, खतरनाक है, लेकिन ग्रेविटी नहीं है इस बातों में, तो वो उसको छोड़ सकता है। इन दोनों चीजों को वो देखेगा। उसके बाद 2 बोल रहा है, द एंटीसीडेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट इंक्लूडिंग द fact as to whether he has previously undergone imprisonment on conviction by a court in respect of any cognizable offense। इसमें कहा जा रहा है कि ये भी देखा जाएगा कि जो एप्लीकेंट है, यहाँ पर एप्लीकेंट कौन है? एप्लीकेंट वो है जो एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया है, जो कंप्लेन किया वो नहीं है यहाँ पर एप्लीकेंट है जो फाइल किया। ठीक है, तो वहाँ पर देखा जाएगा कि ये जो एप्लीकेंट है ये पहले किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में जेल तो नहीं गया है। ठीक है, कन्विक्शन तो पहले नहीं हुआ इसका, ये चीज़ देखेगा, ये सेकंड चीज़ हो गया। अब थर्ड चीज़ देखा जाएगा कि द पॉसिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू फ्ली फ्रॉम जस्टिस। क्या ये संभावना है कि ये आदमी कानून से भाग जाएगा, यानी कि जस्टिस से भाग जाएगा, न्याय से पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा। ठीक, चौथा, वेयर द एजुकेशन हैज बीन मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग और ह्यूमिलेटिंग द एप्लीकेंट बाय हैविंग हिम सो अरेस्टेड। इसमें कहा जा रहा है कि कहीं जो आरोप लगा हुआ है इस आदमी पर वो कहीं इस उद्देश्य से तो नहीं लगाया गया है इस आदमी को परेशान करने के लिए, इसको डिफेम करने के लिए, यानी इंजरिंग करने के लिए, यानी कि उसको चोट पहुंचाने के लिए, या ह्यूमिलेटिंग करने के लिए। जो एप्लीकेंट है अगर एक बार उसको अरेस्ट करवाना है, एप्लीकेंट को अरेस्ट कराने का जो उद्देश्य है कहीं वो एप्लीकेंट को ह्यूमिलेटिंग या फिर इंजर करने का तो नहीं है इरादा उन लोगों का जो कंप्लेनेंट है या पुलिस है जो भी है, तो ये भी देखेगा। उसके बाद either reject the application forthwith or issue an interim order for the grant of anticipatory bail। अब या तो रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन को, या इंटरिम ऑर्डर, या तो एंटीसिपेटरी बेल दे देगा। इंटरिम ऑर्डर मतलब होता है जो तत्कालीन आदेश दे देगा उसको एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, उसका प्रोवाइडेड दैट वेयर द हाई कोर्ट और एज द केस मे बी द कोर्ट ऑफ सेशन हैज नॉट पास्ड एनी इंटरिम ऑर्डर अंडर दिस सबसेक्शन और हैज रिजेक्टेड द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, it shall be open to an officer in charge of a police station to arrest without warrant the applicant on the basis of the education apprehended in such application। इसमें कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट या तो कोर्ट ऑफ सेशन जहां पर आपने एप्लीकेशन दिया है उस एप्लीकेशन का फैसला नहीं हुआ, कोई भी ऑर्डर नहीं आया, या तो वो रिजेक्ट हो गया, तो जो पुलिस ऑफिसर है, जो पुलिस चार्ज में है, वो पुलिस ऑफिसर आपको चाहे तो मतलब आरोपों के आधार पर बिना वारंट का अरेस्ट कर सकता है, वो फ्री है। ठीक है, वो कोई कानून का ऐसा नहीं है कि आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दिए तो पुलिस अब आपको नहीं पकड़ेगा, नहीं। जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता या तो और रिजेक्ट हो जाता है तो पुलिस को पूरा पावर है कि वो आपको अरेस्ट कर ले। 1A,
where the court grants an interim order under subsection 1, it shall forthwith cause a notice being not less than 7 days notice together with copy of such order to be served on public prosecutor and the superintendent of the police। इसमें कहा जा रहा है कि जब इंट्रीम ऑर्डर यानी कि अब उस आदमी को बेल देना है, यानी पास कर रहे हैं इंट्रीम ऑर्डर, तो उस ऑर्डर का कॉपी, ठीक है, ये एक पहला स्टेज है, अभी फाइनल अभी आदमी को बेल मिला नहीं है, जज साहब ऑर्डर किए हैं, एक कॉपी ऑर्डर का जो ऑर्डर कर रहे हैं वो कॉपी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास और एक पुलिस ऑफ सुपरिटेंडेंट यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के पास पहुंचा दिया जाएगा। कितना दिन? 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा, लेकिन 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए। 7 दिन के अंतर 7 दिन का नोटिस देके उस आदमी को पहुंचा देना चाहिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास भी और एसपी के पास भी, ठीक। उसके बाद और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मतलब जब फाइनल हियरिंग होगा, ये तो ऑर्डर था, ऑर्डर का कॉपी पहुंचा दोनों के पास, अब फाइनल जिस दिन होगा कि इस आदमी को बेल देना है कि नहीं देना है, उस दिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोलने का मौका दिया जाएगा, उसको शो कॉज करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 1B, द प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट सीकिंग एंटीसिपेटरी बेल शैल बी ऑब्लिगेटरी एट द टाइम ऑफ फाइनल हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड पासिंग ऑफ द फाइनल ऑर्डर बाय द कोर्ट इफ ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट ऑफ कंसीडर सच प्रेजेंस नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। इसमें कहा जा रहा है कि जिस दिन आदमी को बेल दिया जाएगा, ठीक है, जब फाइनल ऑर्डर है, तो उस दिन अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये एप्लीकेशन देता है कि जिस आदमी को बेल मिलना है, जो आरोपी है, उस आरोपी का यहाँ पर रहना जरूरी है, तो अगर जो भी जैसा भी ठीक लगेगा कोर्ट को, तो कोर्ट कर सकता है ऐसा कि उस आदमी को एप्लीकेंट को बोल सकता है कि जिस दिन फाइनल हियरिंग होगा उस दिन आपको रहना है वहाँ पर, ठीक। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आसान भाषा में पब्लिक प्रोसिक्यूटर एप्लीकेशन देगा और कोर्ट एप्लीकेंट को बुलाएगा कि आप कोर्ट में रहिए, और कोर्ट में रहेगा, ठीक, और उसका रहना ऑब्लिगेटरी होगा, जरूरी होगा। और लेकिन यहाँ पर इतना लिखा नहीं गया, मैं आगे बताता हूँ। अब अगर मान के चले वो आदमी वहाँ पर पहुँचा, अब पहुँचने के बाद अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वो आदमी को वहीं से अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो फिर उसको वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ज़्यादातर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसी कंडीशन में एप्लीकेंट को बुलाता है जब उसको बेल नहीं देना होता है, यानी वहीं पर पकड़ के अरेस्ट करवा देता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर लिखा नहीं गया, मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ थोड़ा सा। 2, व्हेन द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन मेक्स अ डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 1, इट मे इंक्लूड सच कंडीशंस इन सच डायरेक्शन इन द लाइट ऑफ द फैक्ट ऑफ द पार्टिकुलर केस इट मे थिंग्स फिट इंक्लूडिंग। इसमें कहा जा रहा है कि जब कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन बेल देगा, यानी जब वो बेल देने का उसका मन है, अगर वो बेल दे रहा है तो वो कुछ कंडीशंस लगाएगा जो कि मैंडेटरी है। 4 कंडीशन मैंडेटरी है, जो कि पहला है ए कंडीशन दैट द पर्सन शैल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंट्रोगेशन बाय अ पुलिस ऑफिसर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहला कंडीशन कि जो भी पर्सन, जो भी आरोपी है, वो खुद को प्रेजेंट करेगा पुलिस के सामने जब भी पुलिस को पूछताछ की जरूरत पड़ेगी, जब भी पड़ेगी पुलिस को, तब वो अपने आप को पुलिस के सामने लाएगा, ठीक। सेकंड, ए कंडीशन दैट द पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी फैक्ट ऑफ द केस so as to dissuade to him from disclosing such fact to the court or to any police officer। इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर, वो कोई भी प्रॉमिस नहीं करेगा या उसको डराएगा धमकाएगा नहीं, या तो कोई वादा नहीं करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से वो किसी भी तरह का वादा नहीं करेगा, किसी भी तरह का किसी को डराएगा नहीं, पुलिस ऑफिसर को भी और किसी भी आदमी को, ये बोलने के लिए कि जो भी तुमको पता है वो तुम किसी को नहीं बताओगे, ना तो पुलिस ऑफिसर को बताओगे ना कोर्ट को बताओगे, ठीक। उसके बाद थर्ड, ए कंडीशन दैट द पर्सन शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। इसमें कहा जा रहा है कि वो आदमी इंडिया छोड़कर नहीं जाएगा, जब तक कोर्ट का परमिशन नहीं मिलेगा वो नहीं जा सकता, कोर्ट का परमिशन लेके जा सकता है, ठीक है। 4, सच अदर कंडीशन एज मे बी इम्पोज अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 437 एज इफ द बेल वेयर ग्रांटेड अंडर दैट सेक्शन। इसमें कहा जा रहा है कि 437 में भी बेल मिल रहा है, ठीक है, उसमें भी बेल मिलता है ना, तो उस बेल में जो कंडीशन दिया जाएगा वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो सकता है। हाँ, और वहाँ पर एक चीज़ और लिखा है कि जो भी जज साहब को सही लगेगा वो कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पर सोचिए कि लिखा हुआ है ए कंडीशन दैट अ पर्सन शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, ये तो मैंडेटरी है। अब अगर जज साहब को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये कंडीशन भी होना चाहिए कि तुम ये डिस्ट्रिक्ट ही छोड़ के नहीं जाओगे, यू पर्सन शैल नॉट लीव मधुबनी डिस्ट्रिक्ट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, यहाँ पर ये चीज़ भी लिख सकते हैं वो,
तो वो मधुबनी छोड़ के भी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका वो छोड़कर भी नहीं जा सकता। तो ये उनका पावर है कोर्ट का, ये मैंने एक्स्ट्रा बोला, यहाँ पर लिखा नहीं है। उसके बाद थर्ड, इफ सच पर्सन इज देयर आफ्टर अरेस्टेड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑन सच एजुकेशन एंड इज प्रिपेयर्ड either at the time be released on bail, and if a magistrate taking cognizance of such offence decide a bailable warrant in conformity with the direction of the court under subsection 1। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आदमी को ऐसा लगता है, जो भी आदमी है वो अरेस्ट हो गया बिना वारंट का, ठीक है, जो भी पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर लिया उसको आरोपों के आधार पर, और जब वो जेल में है, जेल मतलब जेल में नहीं है, मतलब पुलिस के अरेस्ट में है, तब अगर वो बेल देने के लिए तैयार है तो उसको बेल पर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। शैल बी रिलीज ऑन बेल। आप फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे कि ऊपर अरेस्ट कर लिया नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो छोड़ कैसे देगा? हाँ, तो छोड़ेगा ऐसे, मान के चलिए उस आदमी को यहाँ पर पकड़ा गया, ठीक है, पकड़ लिया पुलिस, और उधर उसका एप्लीकेशन लगा हुआ है, उसी दिन वहाँ पर सुनवाई होकर उसका बेल मिल गया, तो वो बेल देने के लिए तैयार हो गया ना, कोर्ट उसको बेल दे दिया, तो वो आके यहाँ पर पुलिस के सामने बेल का कॉपी देगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर शैल का प्रयोग हुआ है, शैल बी रिलीज ऑन बेल, ठीक। एंड इफ अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस डिसाइड दैट अ वारंट शुड इशू इन द इंस्टेंट अगेंस्ट दैट पर्सन, ही शैल इशू ए बेलेबल वारंट इन कन्फर्मिटी विद द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1। इसमें कहा जा रहा है कि जैसा भी सबसेक्शन 1 में कहा, मतलब कोर्ट को आदेश होगा, सेशन कोर्ट देगा दूसरे कोर्ट को आदेश या किसी को भी आदेश, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि पहली बार में इस आदमी के खिलाफ वारंट निकालना चाहिए, पहली ही बार में निकाल देना चाहिए वारंट, तो वो बेलेबल वारंट निकाल सकता है। यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट नहीं निकाल सकता, अगर कोर्ट चाहे तो बेलेबल वारंट निकाल सकता है। उसके बाद 4 लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी अप्लाई टू एनी केस इन्वॉल्विंग द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 376 ए बी और सेक्शन 376 DB ऑफ द इंडियन पेनल कोड। आप इतना जानिए कि जितना सेक्शन यहाँ पर मेंशन किया गया है उस सेक्शन के अंतर्गत ये एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। यानी कि रेप के केस में आपको कभी भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, ठीक। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम 339 पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं, लेकिन पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है।